स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग फिजिक्स में हर चैप्टर में, हर कॉन्सेप्ट में, हर जगह इसका लॉजिक लगेगा। इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। ध्यान देंगे, लिखने का टाइम मिलेगा, पहले समझेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? आपके पास कोई भी एक वेक्टर है जो कि दो वेक्टर से मिलके बना है। मतलब रिजल्टेंट आप ले रहे हो कुछ वेक्टर्स का। आपके पास अगर एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, अगर आप इनका रिजल्टेंट बनाते हो तो ये बन गया रिजल्टेंट। ऐसे ही बनता है ना। आप इसको स्टेटमेंट वाइज कैसे लिखते हो? आप इसको बोलते हो आर इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आर जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्या है? रिजल्टेंट है। ऐसे ही बोलते हो आर जो है वो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट है। इसको एक और तरीके से आप कैसे बोल सकते हो? इसको एक और तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि ए एंड बी आर कंपोनेंट्स ऑफ आर। कंपोनेंट्स का मतलब कि आर जो है नॉर्मल लिटरल इंग्लिश मीनिंग। कंपोनेंट का मतलब ये पेन तीन अलग अलग चीजों से बना हुआ है, वो तीनों चीजें क्या कहलाएंगी? कंपोनेंट। तो ये इन तीनों का क्या हो गया? ये तीन पॉइंट्स, तीन अगर सेक्शंस हैं, वो तीनों सेक्शंस इस पेन के क्या हो गए? कंपोनेंट्स। तो हम बोलेंगे आर जो है वो ए और बी का रिजल्टेंट है, या फिर हम ऐसे बोलेंगे कि जो आर है उसके कंपोनेंट कौन है? ए और बी। क्योंकि ए और बी ने मिलके क्या बनाया? आर बनाया कि नहीं बनाया? ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं। आप एक बात सुनना, ये एक आर वेक्टर है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? मैं बोल सकता हूं दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस आर। क्या मैं बोल सकता हूं दिस प्लस दिस इज ऑल्सो आर? मैं बोल सकता हूं दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज ऑल्सो आर। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? मतलब किसी एक वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं? दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। दो एक तरह के हो सकते हैं, दूसरे कोई दो हो सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के, अब वेक्टर may have any number of components। किसी वेक्टर के कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो होने चाहिए, चार होने चाहिए। अब हम स्पेशल टाइप के कंपोनेंट्स डिफाइन करते हैं, उनको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर द कंपोनेंट्स along coordinate axis। कौन सी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब ध्यान देना, जैसे सपोज करो मेरे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। इसके कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। मतलब अगर मैं यहां टिप से परपेंडिकुलर डाल दूं, तो एक ये वाला वेक्टर और एक ये वाला वेक्टर, ये क्या कहलाएंगे? कंपोनेंट्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस के अलोंग है कि नहीं? ये हो गया कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये वेक्टर कौन सा हुआ? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, हां कि ना? तो वेक्टर का एक कंपोनेंट हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, एक हो गया अलोंग वाई एक्सिस। ये मैंने कैसे इंटरप्रिटेशन की? ये मैंने की ट्राइंगल लॉ से, दिस प्लस दिस गिव्स यू दिस, राइट? सो एक कंपोनेंट का लिया अलोंग एक्स, दूसरा वाई। आप चाहें तो इसे पैरेललोग्राम लॉ से भी वो कर सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से कैसे? सपोज यही वेक्टर था आर वेक्टर, मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, इधर भी परपेंडिकुलर डाल दिया। सो एक दिस प्लस दिस गिव्स यू आर। तो ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा हुआ? कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये कौन सा हुआ? कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। बात समझ में आती है बेटा? यहां तक बात समझ में आती है? कंपोनेंट का बेसिक मतलब क्या है ये समझ में आ गया? कंपोनेंट होता क्या है? कितने भी हो सकते हैं, 2, 4, 5, 10, फर्क नहीं पड़ता। अलोंग द एक्सिस जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस बना दिया, एक कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। आज मैं बात 2 डायमेंशंस की कर रहा हूं, अगली क्लास में 3 डायमेंशंस की भी बात करूंगा। अभी मैं 2D की बात कर रहा हूं सबसे पहले आज। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस थी, यही वेक्टर था आर, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब अगर मैं यहां परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूं, ट्राइंगल बनाता हूं, नाम देता हूं ओ पी, इसको ले लिया एम, ट्राइंगल लो ओ एम पी। इस ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या लिख सकते हो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा होता है कि नहीं होता? सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ एम अपॉन ओपी, इसको आप कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सो ओ एम कितना हुआ? ओ एम कितना हुआ? ये हुआ ओपी कॉस थीटा। तो यानी जो ओ एम हुआ वो हो जाएगा आर कॉस थीटा। ओ एम क्या हुआ? आर कॉस थीटा। इसी तरह से इसी ट्राइंगल में पी एम अपॉन ओपी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। मतलब पीएम कितना हुआ? ओपी साइन थीटा। मतलब पीएम क्या हो गया? आर साइन थीटा। एक कंपोनेंट क्या हुआ? आर कॉस, दूसरा क्या हुआ? आर साइन। मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो गया? आर कॉस थीटा। और ये ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट गया ये क्या हो गया? आर साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? एंगल के साथ वाला कौन होता है? कॉस। एंगल के सामने वाला कौन होता है? साइन। एंगल के साथ वाला कॉस क्यों है? क्योंकि एंगल के साथ कौन है? बेस। बेस हमेशा क्या बनेगा? कॉस का पार्ट बनेगा। और सामने वाला क्या होगा? साइन होगा। ठीक। और सपोज करो मैं वेक्टर को थोड़ा ऐसे बनाता हूं, यही वेक्टर है। अब एंगल मैंने ये ले लिया थीटा। अभी मैंने एंगल एक्स एक्सिस के साथ लिया था, अब मैंने एंगल वाई एक्सिस के साथ ले लिया। अब अगर मैं परपेंडिकुलर प्लॉट करूं, ये ओ पॉइंट, पी पॉइंट, ये एम पॉइंट, ये वेक्टर कौन सा है? आर। नाउ ये थीटा है तो ये थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स। अगेन अब क्या लिख सकते हो? ओ एम अपॉन ओपी
परपेंडिकुलर, अब ये थीटा के सामने कौन हो गया? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? साइन थीटा। तो यानी OM कितना हुआ? OP साइन थीटा। OP कितना है? R, तो यानी अब OM कितना हुआ? R साइन थीटा। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PM अपॉन OP कितना हुआ? कॉस थीटा। माने जो PM हुआ वो हुआ OP कॉस थीटा। OP कितना है? R, तो PM हो गया R साइन, R कॉस थीटा। तो यानी अब जो कंपोनेंट्स बने वो कैसे बने? एंगल के साथ वाला, ये वाला क्या बन गया? R साइन थीटा, और एंगल के साथ वाला क्या बन गया? R कॉस थीटा। क्या ये समझ में आता है? तो आप किसी भी वेक्टर को ब्रेक कर सकते हो। सपोज आपके पास ये A वेक्टर है, ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आप इस एक वेक्टर को तोड़ के दो अलग अलग वेक्टर्स बना सकते हो। इसकी जगह मैं दिस प्लस दिस लिख सकता हूं। ये क्या हो गया? A cos थीटा, ये क्या हुआ? A sin थीटा। तो यानी आप इस वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? A cos थीटा अलोंग x एक्सिस, A cos थीटा I कैप, और A sin थीटा ऊपर, तो इसको मैं लिख सकता हूं A sin थीटा J कैप। A cos अलोंग x एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? I कैप, और A sin अलोंग y एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? J कैप। इसी तरह सपोज ये वेक्टर ऐसे ना हो के B वेक्टर होता और एंगल ये दिया होता थीटा, तो अब आप इस B वेक्टर को कैसे तोड़ते? इसके कंपोनेंट्स इधर और इधर, ऊपर क्या हो जाता? B cos, और राइट साइड क्या हो जाता? B sin। यस और नो? मतलब अब इस B वेक्टर को क्या लिखते? B sin थीटा अलोंग I कैप, और B cos थीटा अलोंग J कैप। यस और नो? मानते हो ये बात? लॉजिकली समझ में आ गई? तो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस, और दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? साइन। एंगल के साथ वाला कौन होता है? कॉस, और दूसरा वाला कौन होता है? साइन। और देखो सपोज वेक्टर ऐसे होता, ये होता C वेक्टर और इधर होता थीटा। अब इसके जब हम कंपोनेंट्स बनाते तो वो कहां थे? एक आता लेफ्ट साइड, एक आता ऊपर की तरफ। हाँ कि ना? पैरेललोग्राम तो ऐसे ही बनेगा ना? एक होगा लेफ्ट साइड, एक होगा ऊपर। एंगल के साथ वाला कौन हो जाता? कॉस, ये बन जाता C कॉस, और ऊपर वाला क्या बन जाता? साइन, C साइन। तो यानी इस वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं? C कॉस अलोंग नेगेटिव x एक्सिस, तो माइनस I कैप, और C साइन अलोंग y एक्सिस, C साइन थीटा J कैप। यस और नो? समझ में आई बात? पक्का क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? नाउ सपोज आपके पास D वेक्टर हो, सपोज इधर है, ये D वेक्टर है, और मेरे पास एंगल ये है। अब कंपोनेंट्स तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? एंगल के साथ वाला कौन होता? कॉस, ये होता D cos थीटा, और दूसरा वाला कौन होता? साइन, ये होता D sin थीटा। अब वेक्टर फॉर्म अगर मैं इसकी लिखना चाहूं तो D वेक्टर क्या लिख सकता हूं बताओ? एक्स एक्स नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग साइन थीटा, तो माइनस D sin थीटा I कैप, और नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग कॉस, माइनस D cos थीटा J कैप। इजंट इट? नो प्रॉब्लम। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल। सपोज ये वेक्टर ऐसे होता, फिर इसको टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। ऐसे वेक्टर होता, ये थीटा एंगल होता E वेक्टर। अब एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हो गया कॉस, ये हो गया E कॉस, और नीचे क्या हो गया? E साइन। पैरेललोग्राम बनाना ना, ये हो गया E साइन। मानते हो कि नहीं? तो यानी अब इस E वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? E cos थीटा अलोंग x एक्सिस,
और ई साइन थीटा अलोंग एक्स एक्सिस और ई साइन थीटा अलोंग नेगेटिव वाई, तो माइनस ई साइन थीटा जे कैप। समझ में आ गई सबको बात? सो क्या मैंने आपको छोटी सी बात बताई? मैंने बताया कि कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर along axis adjacent to the angle is cos component and the other one is sin component। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? इसी तरह से ये तो मैंने एक्सिस के अलोंग लिया, अदरवाइज जनरल मीनिंग क्या होता है? जनरल मीनिंग क्या होता है किसी भी कंपोनेंट का? सपोज मेरे पास ये ए वेक्टर है या बी वेक्टर है, ये मैंने ए वेक्टर ले लिया। अगर मैं ए की टिप से बी पे परपेंडिकुलर प्लॉट कर दूं, मान लिया ये ओ पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, तो O से M की जो लेंथ होगी, लेंथ O टू M, ये कहलाती है प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। A की प्रोजेक्शन किस पे? B पे। और अगर मैं इसको एज अ वेक्टर बना दूं तो O से M का जो वेक्टर होगा ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ A अलोंग B। A का कंपोनेंट किसकी डायरेक्शन में? B की डायरेक्शन में। A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में। आप नोटिस करो, एक्सिस वाला यही तो कर रहे थे। अगर मैं यहां से x एक्सिस पे कंपोनेंट बनाना है तो मैं यहां से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहा था और इस वेक्टर को क्या बोल रहा था? कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस। y एक्सिस का कंपोनेंट चाहिए तो y के अलोंग परपेंडिकुलर डाला, ये कंपोनेंट क्या हो गया? कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस। सो किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। लॉजिकली समझ में आ गया क्या होता है कंपोनेंट? वैल्यू क्या होती है समझ में आ गया? रेक्टेंगुलर क्या होता है ये क्लियर है? पहले इतना लिखो फिर आगे चलते हैं, इसको आप अप्लाई करके देखेंगे। प्रोजेक्शन लेंथ होती है, कंपोनेंट वेक्टर होता है। मतलब अगर सपोज कर ये वाला वेक्टर है a cos थीटा, लेंथ वाइज कहलाएगा प्रोजेक्शन, a cos थीटा i कैप कहलाएगा कंपोनेंट। सिर्फ लेंथ कहलाती है प्रोजेक्शन और वेक्टर कहलाता है कंपोनेंट। तो a वेक्टर का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा a cos और a वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा a cos i कैप। लेंथ जो है वो कहलाती है प्रोजेक्शन और वेक्टर कहलाता है कंपोनेंट। समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। बी कितना भी लंबा हो सकता है बेटा, उसका भी कहीं और हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं। अभी हम ए पे बी की बात कर रहे हैं। किसी का भी कंपोनेंट किसी की भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी इस सिचुएशन में मैंने ए का कंपोनेंट दिखा रहा हूं बी की डायरेक्शन में। अब बी का हो सकता है ए की डायरेक्शन में भी कुछ बन जाए, हो सकता है बनेगा। ए को एक्सटेंड करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बना दो, बना सकते हो। किसी भी वेक्टर का किसी के भी अलोंग कंपोनेंट हो सकता है। कंपोनेंट का मतलब क्या है कि उस डायरेक्शन में उसकी क्या वैल्यू है, उस डायरेक्शन में उसकी क्या वैल्यू है। अभी मैं लॉजिकली रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा इस चीज को। पहले यहां से पढ़ो, यहां तक लिखो पहले। ये तो अभी मैथमेटिक्स देखिए सिर्फ तुमने, अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे। टर्मिनोलॉजी मैंने अभी एक्सप्लेन की है, अब इसको रियल लाइफ एक्सप्लेन करूंगा कि कहां कहां अप्लाई होता है ये, और अगली क्लास में न्यूमेरिकली कहां अप्लाई होता है। आगे ध्यान दीजिए, इसको लॉजिकली अप्लाई कैसे करते हैं। लॉजिकल कंसेप्चुअल एप्लीकेशन, कंपोनेंट्स को अप्लाई कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे। एप्लीकेशंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सरफेस है, प्लीज देखिएगा, लिखना नहीं कोई, समझने पे फोकस। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा है,
इस सरफेस पे आपने एक ब्लॉक रखा है, अब आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग को इस ब्लॉक से बांध दिया, फोर्स लगाई, सरफेस पे ब्लॉक पड़ा है, रस्सी पकड़ के आप खींच रहे हो उसको। जब आप इसको खींचोगे तो इस फोर्स के दो इफेक्ट होंगे। अगर आप थीटा एंगल पे खींच रहे हो तो एक इफेक्ट होगा अलोंग दिस लाइन और एक इफेक्ट मिलेगा ऊपर की तरफ। एंगल के साथ वाला कौन होता है, कॉस, और दूसरा वाला कौन होता है, साइन। तो आप क्या बोल सकते हो, एफ कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोशन along the ground। ग्राउंड के अलोंग जो फोर्स है वो कौन सी है, एफ कॉस। आप तो एफ लगा रहे हो एंगल पे, इसका एक पार्ट इस बॉडी को क्या कर रहा है, आगे धक्का दे रहा है। वो कौन सा पार्ट है, वो है एफ कॉस। सो एफ कॉस इसको फॉरवर्ड मूव करा रहा है, और एफ साइन क्या कर रहा है, इसका वजन नीचे लगेगा, वेट, इसका वेट नीचे लगेगा, वेट को अपोज कर रहा है। मतलब एफ साइन थीटा जो होगा रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ वेट, वजन के इफेक्ट को कम कर रहा है, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में है ना। अब अगर मैं ज्यादा फोर्स लगा के खींच देता हूं तो हो सकता है हवा से ही उठ जाए, मतलब ग्राउंड से ऊपर ही उठ जाए। अगर वो हल्का ऑब्जेक्ट है, भारी ऑब्जेक्ट है, आप खींच रहे हो तो उड़ेगा नहीं। हल्का ऑब्जेक्ट है, आप ज्यादा फोर्स लगा के खींच दो, हो सकता है वो ग्राउंड से ही ऊपर उठ जाए। वो कैसे उठ सकता है, अगर एफ साइन थीटा वेट से ज्यादा हो गया तो उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा। सारा खेल फोर्सेस का ही होता है। ये अगली क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम का एक छोटा ब्रीफ कॉन्सेप्ट अभी आएगा, बाकी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में डिटेल में आएगा। अभी मैं एक ब्रीफ बताऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल सेक्शन कंप्लीट हो सके। ये बात समझ में आ गई। एफ कॉस थीटा जो है, एफ का एक इफेक्ट उसको आगे फॉरवर्ड मूव करवा रहा है और एक इफेक्ट उसके वजन को अपोज कर रहा है। अगर वजन ज्यादा है, ये इफेक्ट कम है, ओवरऑल वेट को वो कम कर देगा, इफेक्टिवली वेट को वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और अगर एफ साइन थीटा ज्यादा हो गया तो वो उसको ऊपर उठा देगा। कुछ कह रहे थे आप? नहीं नहीं, वेट को अपोज कर रहा है, पर ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, आप अप्लाई फोर्स कर रहे हो। नॉर्मल रिएक्शन अलग चीज होगी, वो अलग है, वो नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। वो बाद हम लॉज ऑफ मोशन के लिए छोड़ देते हैं, अभी इसमें काम नहीं आएगा। अभी मैं वेट नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, ऊपर एफ साइन थीटा लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन भी एक्ट करेगा, वो नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों का ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हम लॉज ऑफ मोशन के लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी सीधी बात है, वजन नीचे लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, एफ साइन थीटा अगर ज्यादा हुआ तो ये बॉडी हवा में उड़ जाएगी, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको कैसे अप्लाई करें, एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आता है स्कूल एग्जाम्स में भी आता है। आपको बोला वाई इट इज ईजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन टू पुश इट। लॉन रोलर क्या होता है, वो घास काटने वाली मशीन कह दो, उसको यूं खींच के ले जाते हैं। उसको पुश करोगे ना, ज्यादा एफर्ट लगता है। या तो वो ले लो, या फिर वो ले लो जो क्रिकेट पिच को सीधी करने के लिए रोलर यूज होता है, हैवी रोलर, उसकी बात कर लो। उसको पुश नहीं करते, बंदे खड़े होते हैं आगे की तरफ और ऐसे आगे पुल करते हैं। पुशिंग नहीं होती, पुलिंग होती है। क्यों? पुशिंग से क्या दिक्कत है? एड भी आती है टीवी में, पुश करो खुश रहो। पर यहां पे क्या प्रॉब्लम है? सपोज करो आप पुल कर रहे हो, ये एक रोलर है, हैवी रोलर है, इसका वेट का इफेक्ट नीचे होगा। सपोज आप पुल कर रहे हो, मैंने पुल किया, जब पुल करूंगा तो फॉरवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होगी एफ कॉस थीटा, और एफ साइन थीटा क्या करेगी? इफेक्टिव वेट को रिड्यूस कर देगी। अगर मैं
पुल की जगह पुश करूं, वेट अभी भी नीचे लग रहा है। अगर मैं पुश करूंगा, मैंने पुश किया, अब जो कंपोनेंट्स बनेंगे फॉरवर्ड मोशन के लिए अभी भी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? एफ कॉस। बट अब एफ साइन जो है वो नीचे लगने लगा। नीचे क्यों लगेगा? पैरेललोग्राम बनाना होता है ना, ये इधर है तो एक कंपोनेंट इधर है, किधर आएगा कि नहीं आएगा? अब ये एफ साइन क्या करेगा? इफेक्टिव वेट को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? मतलब जितना उसका वेट है नहीं उससे भी ज्यादा हमें लगेगा उसका भार। कभी किसी चीज को पुल करके देखना और पुश करके देखना, आपको खुद समझ में आएगा। जब आप ऐसे पुश करोगे तो उसका आगे जाने के लिए फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगी। ओवरऑल जो इफेक्टिव वेट होता है ना, फ्रिक्शन उस पर डिपेंडेंट होती है, आगे के चैप्टर में आएगा। तो इफेक्टिव वेट अगर ज्यादा है, जिसको कि हम नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे, इफेक्टिव वेट अगर ज्यादा हो रहा है तो ओवरऑल फ्रिक्शन बढ़ जाती है। इफेक्टिव वेट अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल फ्रिक्शन घट जाती है। तो इस केस में ओवरऑल फ्रिक्शन घट जाएगी, इस केस में फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। जहां फ्रिक्शन कम हो जाएगी वहां पे मोशन इजी हो जाएगा, और जहां फ्रिक्शन ज्यादा होगी वहां पे मोशन डिफिकल्ट होगा। तो इसको वर्ड्स में लिखना होता है इस क्वेश्चन को। पहले तो ये डायग्राम बनेगा, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है और ये बहुत आता है एग्जाम में। फिर इसके बाद इसको अंग्रेजी में लिखोगे। अंग्रेजी में आंसर कैसे फ्रेम करोगे? बड़ा आसान है, एक एक करके पैराग्राफ वाइज। इन केस ऑफ पुलिंग, इन केस ऑफ pulling a lawn roller, one component of force that is F cos theta moves the roller forward, and the other component that is F sin theta decreases the effective weight. है कि नहीं? F sin theta वेट के ऑपोजिट है, तो ये क्या करेगा? इफेक्टिव वेट को डिक्रीज कर देगा। पुशिंग के केस में, in case of pushing a lawn roller, same component of force that is F cos theta moves the roller forward, while other component that is F sin theta increases the effective weight. Which in turn increases friction. Therefore, pushing is harder than pulling a lawn roller. समझ में आई बात? लॉजिकली क्लियर? ऐसे फ्रेम आप लैंग्वेज में जो मर्जी कर लो, कंटेंट पूरा होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सो एफ कॉस थीटा इसको फॉरवर्ड मूव कर रहा है, एफ साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है, इसमें ऊपर लग रहा है। अच्छा, ये एम जी मैंने लिखा है, तो जो वेट होता है ना, ये क्या हो जाता है? एम जी। एम जी, इसमें एम क्या है? मास, और गधा कौन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पता है ना ये सबको? इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8। तो वेट हमेशा क्या हो जाता है? एम जी। ये समझ में आ गया? और एप्लीकेशन देखो, ये पहला मैंने आपको बताया, ओके। दूसरा ये हो गया। तीसरा एक, अब आप मेरे को एग्जाम आप बताओ, इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर चढ़ना इजी होता है या नीचे उतरना इजी होता है? अरे तुमको तो पता है क्यों?
mg का कंपोनेंट, mg का कंपोनेंट। अब दीदी एक क्वेश्चन का आंसर करेंगी थोड़ी देर में, अभी मैं पूछूंगा। अगर मैं केस ले रहा हूं इंक्लाइंड प्लेन का, सपोज कीजिए ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लिनेशन है थीटा एंगल, एक बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन पे है, ये रही ये बॉडी, इसका वजन एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, वो तो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी नीचे लगेगी ना mg, है ना। तैयार हो जाओ दीदी, मैं यहां कंपोनेंट्स बना लेता हूं, मैं यहां पे एक्सिस बना लेता हूं, एक मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर बना ली और एक अलोंग द प्लेन एक्सिस बना ली। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देते हैं। एक एक्सिस मैंने बनाई अलोंग द प्लेन, प्लेन के पैरेलल, एक परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हुआ। अब मुझे दीदी बताएंगे ऐसा क्यों, क्या ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, क्या ये वर्टिकली अपोजिट हैं, ये कौन से हैं दीदी आप बताएं। आप मेरे को कंपोनेंट बता रहे थे ना कौन सा है, मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि ये याद है कि नहीं मुझे। अब पहली बात, अभी बेटा ये वाला केस है, इसीलिए कहते हैं कि जब आप पढ़ाई करो ना, एक बात याद रखना, स्मॉल डिटेल्स मैटर। यू नो व्हाट कंपोनेंट्स आर एक्टिंग, you don't know why this angle is theta. So if a case complicates, if the question is asked in some another way, you will not be able to interpret it. क्योंकि जब तक आप एंगल नहीं निकाल पाओगे तब तक आप कंपोनेंट्स नहीं बना पाओगे। आपको कंपोनेंट याद है, एंगल नहीं पता कैसे। मुझे ये बताओ ये एंगल थीटा कैसे है, और कोई बच्चा सोच के बताए थीटा एंगल कैसे है। एक प्रॉपर्टी मैं साइड में लिख रहा हूं, एक प्रॉपर्टी साइड में लिखी, प्रॉपर्टी है angle between two lines is same as the angle between their perpendiculars. दो लाइंस के बीच में एंगल सेम होगा जो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में है। मतलब ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, येलो वाले के इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ध्यान देना बेटा प्लीज, येलो वाले के परपेंडिकुलर एक येलो वाली बना लेता हूं, तो यानी ये जो एंगल होगा ये 90 माइनस थीटा होगा। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। अब ग्रीन वाले के परपेंडिकुलर ग्रीन वाली लाइन एक बना लेता हूं, तो ये जो एंगल आया ये एंगल क्या होगा, 90 में से, ये पूरा 90 है ना, 90 में से 90 माइनस थीटा सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या बचा? थीटा बचा कि नहीं बचा? तो दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होता है। अब जरा इस चीज को इधर देखिए, ये धरती के परपेंडिकुलर वजन, ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ये आपने बनाया था परपेंडिकुलर, तो इनके बीच में जो एंगल होगा इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होगा, इसीलिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, वो एक अलग प्रॉपर्टी है। आई समझ? अभी भी यूज हो रही है, आगे भी बहुत यूज होगी ये प्रॉपर्टी। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम, दो लाइंस के बीच में जो भी एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल सेम होता है। सो mg के कंपोनेंट्स कौन से हुए अब बताएं? mg के कंपोनेंट्स हुए, एक हुआ जी एंगल के साथ वाला, एंगल के साथ वाला कौन सा लेते हो? कॉस, तो ये हुआ इस तरफ mg कॉस, और पाछे की तरफ कौन हुआ? mg साइन। तो ये जो mg साइन थीटा है ये ऊपर जाने से बॉडी को रोकेगा कि नहीं रोकेगा, और नीचे आने में सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। सो जो mg साइन थीटा है, mg sin theta will oppose the upward motion and
will support the downward motion. नीचे आने वाले को मोशन को क्या करेगा? वो सपोर्ट करेगा. ऊपर जाने वाले मोशन को वो क्या करेगा? अपोज करेगा. क्या ये बात समझ में आती है? अगेन कंपोनेंट्स यूज हुए. पूरा mg नहीं इफेक्ट डाल रहा. कौन इफेक्ट डाल रहा है? mg साइन. mg कॉस क्या कर रहा है? बात की बात है. अभी हमारा क्वेश्चन में जो बात की है वो ये है. अच्छा, एक और केस. सिंपल पेंडुलम देखा? टंग घंटा देखा है ना? सिंपल पेंडुलम आगे जाके वापस क्यों आ जाता है? आगे क्यों नहीं जाता रहता? वो इसलिए नहीं जाता क्योंकि जब ये ऊपर गया, वजन नीचे लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इसको वापस खींचेगा. कैसे? देखते हैं. केस लेते हैं सिंपल पेंडुलम का. ये रहा जी सिंपल पेंडुलम, प्यारा सा नोनू सा. अब इसको हमने थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया. ये थीटा एंगल पे चला गया सपोज. इस पे फोर्सेस, वजन लगेगा नीचे. कंपोनेंट्स बनाओ. ये एक्सिस और एक ये एक्सिस. ये थीटा तो ये थीटा. कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. mg के कंपोनेंट्स, mg कॉस, और पीछे की तरफ हुआ, मिल गया हमें हमारा कल्प्रिट. सो mg साइन थीटा क्या करेगा? इसको वापस खींच रहा है. सो ड्यू टू mg साइन थीटा, पेंडुलम is pulled back towards its mean position. mean position मतलब सेंट्रल पोजीशन. वो अपनी सेंट्रल पोजीशन की तरफ वापस खींचता है. क्या ये केस समझ में आ गया? इसमें एक और फोर्स है जो अभी मैंने नहीं बनाई. इसकी डिटेल खैर मैं अगली क्लास में बतानी है, बट आज मैं उसका बेस दे रहा हूं. जब भी किसी स्ट्रिंग में खिंचाव पैदा होता है तो एक फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं टी. ये कहलाती है टेंशन इन स्ट्रिंग. टेंशन इन स्ट्रिंग, रस्सी में खिंचाव, रस्सी में टेंशन. ऊपर से रस्सी बांधी और मैं लटक गया. उस रस्सी ने मेरा वजन हैंडल किया हुआ है, मतलब मेरा वेट तो नीचे खींच रहा है ना. वो रस्सी ऊपर खींच रही होगी तभी तो रुका हुआ है. अगर मेरा वेट ज्यादा है, वो रस्सी नहीं हैंडल कर पा रही तो टूट जाएगी. जैसे धागे से लटकना की कोशिश करूं मैं, तो धागा टूट जाएगा कि नहीं? क्योंकि वो मेरा वेट हैंडल नहीं कर पाएगा. तो यानी हर रस्सी कोई सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है. दैट सपोर्ट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. जब भारी सामान उठाना होता है, मोटे रस्से होते हैं ना, लिफ्ट जब शिफ्टिंग वगैरह होती है घरों की, तो कितने मोटे मोटे रस्से वो लेकर आते हैं हैवी लोड को पुल करने के लिए. तो वो क्या होता है? उनकी टेंशन ज्यादा होती है, उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. तो टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग इज द फोर्स, इज द सपोर्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय स्ट्रिंग. कोई स्ट्रिंग कितना सपोर्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर सकती है? मतलब सपोज ये एक सीलिंग है, मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग लगाई और एक बॉडी को इससे हैंग कर दिया. इस बॉडी का वजन लगेगा नीचे की तरफ. ये जो रस्सी है ये इसको क्या कर रही है? होल्ड करके रख रही है. तो ऊपर क्या लगेगा? टेंशन. वो टेंशन क्या करेगी? इसको होल्ड करके रखेगी. टेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? टेंशन इन स्ट्रिंग always acts in the direction opposite to the point of contact. जो कांटेक्ट पॉइंट होगा
उससे हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उससे हमेशा उल्टी डायरेक्शन में लगेगी। आप देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे अवे लगी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इससे अवे लगेगी। दूसरा पॉइंट, टेंशन एट एवरी पॉइंट इन अ स्ट्रिंग has the same value if string is massless। अगर मास होगा तो क्या होगा, वो आगे लॉज ऑफ मोशन में बात करेंगे। अगर स्ट्रिंग मासलेस है, जो कि अभी इस चैप्टर में हम लेंगे, अगर स्ट्रिंग मासलेस है तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगी। ये टेंशन टी है तो ये भी टी होगा। तीसरा पॉइंट, tension is different in different strings। अगर अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं तो टेंशन अलग होगी। मतलब एक ये स्ट्रिंग है, सपोज सिचुएशन ऐसी होती, दो स्ट्रिंग्स का केस होता, एक ये मास, एक ये मास, दो मास लगे, दो अलग अलग रस्सियां हैं। यहां पे टेंशन अगर T1 है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, T2। डिफरेंट एक्ट हमेशा कहां करेगी, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जरूरी नहीं है वर्टिकल में हो, ऐसे भी हो सकता है कि ये सपोज ऐसे सिचुएशन है, आपने ये सरफेस है, एक बॉडी लिया, दूसरी बॉडी ली, और यहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अब इधर टेंशन होगी T, इधर टेंशन होगी T। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा कहां लगेगी, अवे लगेगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा कहां लगेगी, अवे लगेगी। बाकी न्यूमेरिकली अगली क्लास में अप्लाई करेंगे। सो आज का काम जितना मैंने आपको आज कराया है, स्पेसिफिकली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और बेसिक फॉर्मूलाज, ये दिल से याद चाहिए। इस लेक्चर को 2 बार 3 बार भले ही देखना पड़े, पर जरूर देख के आइएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाइएगा। अदरवाइज अगली क्लास से धज्जियां उड़नी शुरू हो जाएंगी। अगली क्लास में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, 2 क्लास लगेंगी उसमें। थैंक यू वेरी मच।